अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024। इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइस साहब ने। शाहजेब खानज़ादा हमारे साथ हैं, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, इरशाद भट्टी हमारे साथ हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना, इनफैक्ट 2 दफ़ा पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना रहे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। कई मामलात पर हम बात करेंगे। जो नताइज का सिलसिला है वो अब भी जारी है। इलेक्शन हुए हुए 2 दिन हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड था कि नतीजे आ जाएंगे सामने, लेकिन अब तक 265 नशिस्तें जिन पर इंतखाबात हुए कौमी असम्बली में, उसमें से 258 का नतीजा आ चुका है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अब हम बाकायदा जियो की स्क्रीन पे ये ब्रेकअप करके दिखा रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि बैक्ड बाय पीटीआई थे, यानी कि पीटीआई के वो उम्मीदवार थे लेकिन आज़ाद हैसियत से खड़े हुए थे, उनकी तादाद क्या है, और वो आज़ाद जिनकी कोई पार्टी वाबस्तगी नहीं थी उनकी तादाद क्या है। तो एक दफ़ा फिर आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जो 258 नताइज हमारे सामने आ चुके हैं, मुकम्मल नताइज आ चुके हैं, उसमें इंडिपेंडेंट जो कि पीटीआई बैक थे उनकी तादाद 92 है। नू लीग से ताल्लुक जिन उम्मीदवारों का था उनकी तादाद 73 है। पीपल्स पार्टी 54, एमक्यूएम पाकिस्तान 17, 9 आज़ाद हैं और इन 9 आज़ाद में से 3 अब तक जो है कौमी असम्बली के मेंबरान जो बनेंगे वो शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, यानी कि NA48 से खुर्रम नवाज थे, उनको PMLN की सपोर्ट इस्लामाबाद में हासिल थी, उन्होंने अब बाकायदा नून लीग में शामिल होने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर अकील जो NA54 से इंतखाबात लड़ रहे थे और उन्होंने भी अब ये ऐलान किया है कि वो भी नून लीग में ज्वाइन करेंगे। मियां मोहम्मद बुख्ती जिन्होंने इंतखाब जीता है NA253 से, उन्होंने भी अब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो जो इंडिपेंडेंट थे 9, उनमें से 3 अगर नून लीग में आ जाते हैं तो इस तरह नून लीग की जो टोटल स्ट्रेंथ है अब वो 76 हो जाती है। इसके अलावा JUIF के 3, काफ लीग के 3, IPP के 2 और कुछ दीगर पार्टीज़ हैं जिसमें PML ज़िया भी है, उनके पास 1 इस वक्त नशिस्त है। तो ये इस वक्त का टोटल है। अभी भी 7 सीट्स का नतीजा आना बाकी है। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि ऐसा लगता है कि 3 सूबों में तो बासानी पार्टीज़ हुकूमत बना लेंगी। पंजाब में अगर आप देखें तो इस वक्त अक्सरियत नून लीग की है, 137 उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं, 115 PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट हैं और इसके अलावा 27 आज़ाद हैं, जिसमें से इनफैक्ट 22 आज़ाद जीते हैं। तो अगर नून लीग इन 22 में से ज़्यादातर मेजॉरिटी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है तो पंजाब में नून लीग सादा अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसी तरीके से सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उनके 83 कैंडिडेट्स जो हैं वो जीते हैं, तो पीपल्स पार्टी बासानी सिंध में हुकूमत बना सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 80 आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंतखाबात जीते हैं, यानी कि PTI भी KP में अपनी हुकूमत बना सकती है। बलूचिस्तान में अभी भी जो मुकाबला है वो कांटेदार है। पीपल्स पार्टी के 11 इस वक्त वहाँ पे कैंडिडेट्स जीते हैं, नून लीग के 10 और JUIF के 9। तो यहाँ पे कौन हुकूमत बनाएगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि 3 सूबों में ताकतवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन वफाक में एक कमज़ोर हुकूमत होगी क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। दावेदार तो PTI के गौहर अली खान साहब भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास 92 इस वक्त लोग हैं। तो अगर उन्होंने हुकूमत बनानी है तो किसी एक बड़ी पार्टी को के साथ उनको अलायंस करना पड़ेगा और अभी तक उन्होंने वाजे नहीं किया है कि क्या वो बात करेंगे पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से अलायंस बनाने के लिए। अगर नून लीग ने हुकूमत बनानी है तो वहाँ पे भी उनको पीपल्स पार्टी और MKM की ज़रूरत पड़ सकती है और बातचीत का सिलसिला उनके दरमियान शुरू हो चुका है। तो वफाक में ऐसा लगता है कि एक स्प्लिट मैंडेट की वजह से कमज़ोर हुकूमत होगी। तो इसी पर हम बात करेंगे। पैनल का इंट्रोडक्शन हम पहले ही करा चुके हैं। मैं ज़रा अगर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से उनकी भी राय ले लूँ क्योंकि इलेक्शन के नताइज तो ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, ओवरऑल जो रिजल्ट आपने देखा है मुख्तलिफ पार्टीज़ का, आपको यही लग रहा था, यही एक्सपेक्टेड है या आर यू सरप्राइज्ड? नहीं, आई एम सरप्राइज्ड। मेरे ख्याल से रिज़ल्ट जो था वो तवक्को के ख़िलाफ़ था काफ़ी लोगों की, और बिलखसूस जो पंजाब में PTI की एक स्ट्रॉन्ग लहर आई थी वो समझ में नहीं आ रही थी कि वो आएगी। वो एक बड़ी लहर PTI की स्ट्रॉन्ग आई है। तो उसके अलावा मतलब एक ये बड़ी सरप्राइज़ थी। KP में वी एक्सपेक्टेड कि PTI विल डू वेल, कराची में वी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड टू PTI टू डू वेल। खैर इन द रिज़ल्ट्स में इतने नहीं किया, लेकिन पंजाब में जो किया इन्होंने, जब शुरू में आपके रिज़ल्ट्स आ रहे थे 6-8 बजे, जो अटक था गुजरांवाला था, जहलुम था, रावलपिंडी डिवीज़न था, इवन लाहौर था फॉर दैट मैटर, तो वहाँ पर PTI ने बहुत अच्छे मार्जिन पोस्ट किए और वो काबिल हैरत बात थी। और नून लीग जो दावा कर रही थी कि हम सिंपल मेजॉरिटी लेंगे, लेकिन अभी भी उनके 73 कैंडिडेट्स जीते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह भी?
वोटर नून लीग का नहीं निकला। 97 के अंदर पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं निकला था, अगर आपको याद है, 97 के अंदर। और उसके बाद से पंजाब में फिर कभी पीपल्स पार्टी को इतना वोट नहीं मिले माह सिवाय 2008 के। इसी तरह नून का वोटर नहीं निकला और पीटीआई का वोटर जो है वो निकला। आपने देखा कि वोट परसेंटेज इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन पीटीआई का वोटर निकला है तो नून लीग का वोटर नहीं निकला। अगर आप 25% इन्फ्लेशन है और 1.5 साल से 25% इन्फ्लेशन चल रहा है और 40% पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा उतारेंगे ना वो। तो ये आपको नज़र आ गया कि ये आप चाहे वो बात कर सकते हैं 13 से 18, 13 से 17 की, लेकिन रेलेवेंट तो 22-23 ही है ना। तो आपको लगता है कि गुस्से का इजहार किया है या कंप्लेसेंट कंप्लेसेंट हो गए थे इसलिए लोग नहीं निकले? चले समझ लीजिए कंप्लेसेंट हो गए थे, तो दूसरे वालों ने तो कैंपेन ही नहीं करी ना। दूसरे वालों ने तो मतलब उन्होंने पोलिंग, मुझे ये पता है कि जहाँ जहाँ उनके पोलिंग कैंप्स नहीं थे पीटीआई वालों के, उधर से जाके इनको वोट मिले हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी वेव निकलेगी। सही। अब सोहेल वड़ैच साहब, बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि 3 सूबों में तो वाज़ेह है कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी। वफाक के लिए जोड़ तोड़ अभी भी हो रहा है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से बड़ा ऑब्वियस है कि जो वफाकी हुकूमत होगी वो मजबूत नहीं होगी, स्प्लिट मैंडेट कोalition गवर्नमेंट होगी, लेकिन सूबे बड़े स्ट्रांग होंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप आगे जाते हुए? जी, मेरा ख्याल है पूरा मंजर वाज़े हो गया है। वफाकी हुकूमत कोalition होगी, PMLN लेड होगी, और चारों सूबों के भी सामने नज़र आ रहा है कि पंजाब में भी PMLN लेड गवर्नमेंट होगी, और बलूचिस्तान के अंदर उसी तरह जिस तरह पहले गवर्नमेंट्स बनती हैं उसी तरह की गवर्नमेंट होगी कि सारी पार्टियां बैठ के कोई डील करेंगी, वजारतें एक दूसरे में तकसीम होगी, एक जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसको वजारत आला मिल जाएगी। फ़िलहाल नून लीग आगे है, लेकिन जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो होगा। KP में जो है सबसे बड़ा जो आज़ाद ग्रुप है सपोर्टेड बाय तहरीक इंसाफ, वो क्या ये मैनेज कर सकेगा कि या उनकी भी ग्रुपिंग हो जाएगी, वहाँ अभी ये सवाल है। लेकिन जाहिर है अब उनकी इतनी अक्सरियत है तो KP में गवर्नमेंट तो उनकी मदद से, या अगर वो ग्रुप टूट गया तो फिर अलग बात हो सकती है। अगर इसी तरह इंटैक्ट रहा तो फिर उनकी हुकूमत बनेगी, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। और ये वाकई ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो हैं वो सियासी हुकूमतें जो हैं सूबों में बनेंगी। और आजकल जो आपको पता है ना कि जब से ये सारा मामला हुआ है, सारे इख्तियारात तो सूबों के पास है, सारे फंड सूबों के पास है। पहले किसी ज़माने में वज़ीर आज़म डिक्टेटर होता था, आजकल का जो नया डिक्टेटर है वह चीफ मिनिस्टर है, जो सारे पैसे अपनी मर्ज़ी से बांटता है और नीचे कुछ नहीं देता, ऊपर से सब कुछ ले लेता है। तो इसकी डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। खर्च करने के लामहदूद इख्तियारात हैं। और जो है जब लोकल गवर्नमेंट झूठा आता भी है, झूठा सच्चा, तो वो भी जिस लोकल गवर्नमेंट को चाहे डिसमिस कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ौरन ये भी कमिट होना चाहिए सियासी जमातों में, जो भी मुआहदा हो, कि इमीडिएटली लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी होने चाहिए। और जो NFC जिस तरह प्रोविंशियल जो नेशनल कमीशन है वो फाइनेंस कमीशन वो भी बनना चाहिए, और नीचे तक जो है वो पैसे तकसीम होने चाहिए। साफी साहब, बलूचिस्तान में अभी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार जीते हैं, नून लीग के 10, JUIF के 9। क्या आपको वहाँ पे सूरत नज़र आ रही है? देखिए, एक तो वहाँ पे भी कुछ बड़े अपसेट्स हुए हैं। मसलन डेरा बुगटी को देख लीजिए, पिछली मरतबा कौमी असम्बली भी शाहजैन बुगटी ने जीता, और सूबाई असम्बली की सीट वहाँ से गोराम बुगटी ने जीती थी, जो उनके भाई है। इस मरतबा सरफराज बुगटी ने गोराम को शिकस्त दे दी है, और वो भी मामूली मार्जिन से नहीं, बल्कि उनके वोट 41,000 से ज़्यादा थे और उनके गोराम के 20,000 से कम थे। और ये जो इंडिपेंडेंट जिसने अभी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है, ये भी सरफराज बुगटी के ग्रुप का बंदा है। तो एक तो डेरा बुगटी में ये हुआ है। दूसरा, इस मरतबा नहीं लगता, मैं थोड़ा सा अदब के साथ इख्तिलाफ करना चाहूँगा कि माजी की हुकूमतों के बरक्स हुकूमत बनेगी वहाँ पे। क्योंकि एक तो देखें जो बाप जैसी जमातें थी उधर, या बाप जैसी जमातें होती थी या कि लोकल कौम परस्त जमातें होती थी। तो लोकल कौम परस्तों ने भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई और बाप ने भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है पीपल्स पार्टी ने 11 सीटों की सूरत में।
दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है और तीसरे नंबर पे JUI है। अब जो मंजरनामा बन रहा है तो उससे लगता यही है कि मरकज़ में अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की बैकिंग से हुकूमत बनाती है और यहाँ पे अपनी चंद सीटों की अक्सरियत की बुनियाद पे वो वज़ारत उज़्मा क्लेम करती है, तो फिर इसी उसूल पे उनको वज़ारत आला बलूचिस्तान का पीपल्स पार्टी को देना होगा। और जब JUI और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर मरकज़ में इत्तेहादी बनते हैं तो बलूचिस्तान में भी ये 3 जमातें मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। तो मौजूदा सेनेट चेयरमैन जो हैं वो भी इलेक्शन जीत गए हैं, वो भी शायद कोशिश कर रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर को कोशिश करेंगे, लेकिन वो बाप पार्टी से हैं और बाप पार्टी चौथे नंबर पे आई हुई है। और दूसरा, मैं नहीं समझता कि मरकज़ से इस मरतबा उनको मुश्किल है कि सरपरस्ती मिल जाए। संजरानी साहब को कोई मरकज़ से तो सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी में उन्होंने ज्वाइन भी की है, जरदारी साहब, तो उनको सरपरस्ती मिल सकती है। या दूसरी सूरत में अगर मुस्लिम लीग नून को वज़ारत आला दी जाती है तो जाम कमाल को सरपरस्ती मिल सकती है। लेकिन इस मरतबा इस बात का इम्कान कम है कि मरकज़ से और मुक़्तदिरा की तरफ से सरपरस्ती मिल जाए संजरानी साहब को। सही है। शाहज़ेब साहब, दावेदार तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं कि हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी बना लेंगे, पंजाब में भी बना लेंगे। KP में तो समझ आता है, पंजाब में बड़ा मुश्किल है क्योंकि नून लीग जो है आज़ाद उम्मीदवार को साथ मिलाकर बसानी हुकूमत बना सकती है। लेकिन वफाक में कैसे हुकूमत बनाएंगे, क्या इतने नंबर्स वो इकट्ठा कर सकेंगे? इस जवाब से पहले सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन अपने नाज़रीन को फिर दे दें। इनफैक्ट जो अब रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं उसमें आपको एक और फ़र्क नजर आएगा। जब ये प्रोग्राम आगाज़ किया 76 अब हो चुकी है नून लीग के विनिंग कैंडिडेट्स की तादाद, पहले ही 73 थी, क्योंकि जैसे मैंने शो के शुरू में बताया 3 जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको बैकिंग हासिल थी नून लीग की, अब वो बाकायदा नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। इसलिए नून लीग के नंबर 73 से अब 76 हो गए हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी तादाद 9 से कम होकर 6 हो गई है। और जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद आप देख सकते हैं वो अभी भी 92 है। जी शाहज़ेब जी, देखिए मरकज़ में मुश्किल नज़र आती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने। ज़ाहिर 92 सीटें ली हैं मगर आज़ाद हैसियत में ली हैं, बल्ले का निशान अनफॉर्चुनेटली उनसे ले लिया गया था इंटर पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर। मगर शायद जब हम 7 से 9 ट्रांसमिशन कर रहे थे और मुख्तलिफ जमातें हमारे साथ थी, उसमें हमें एक बात नज़र आती है कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिक्स की है, क्या तहरीक इंसाफ अपनी उस पॉलिटिक्स पर गौर करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि हमने माजी में देखा 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए, मगर एक कंसेंसस था दोनों जमातों में कि एक दूसरे को हुकूमत पूरी करने देनी है। ताहिरुल कादरी साहब आए पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी। 2013 में नून लीग की हुकूमत आती है, 2014 में इमरान खान साहब धरना देते हैं और ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट बैक धरना था वो, मगर पीपल्स पार्टी खड़ी होती है कि जी आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। 17 के बाद मामला ज़ाहिर ज़रूर बदल गए। इस वक्त खान साहब ने जो पॉलिटिक्स की है वो पॉलिटिक्स ये है कि मैं ईमानदार, बाकी सारे करप्ट भी मेरे साथ मिल गए तो ईमानदार मुझे छोड़ गए तो करप्ट, इसके अलावा बाकी सारे करप्ट, बाकी सारे जो हैं उनके खिलाफ वो इस्लाम को भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें गद्दार भी कहा। और यानी कि गद्दार वो, करप्ट वो, जो भी मेरे मुखालिफ। और ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं किया कि पॉलिटिशियंस, बल्कि मीडिया में भी उन्होंने यही किया कि जो मेरे हक में बात करेगा, मेरे जलसों में आके मेरे साथ तकरीर करेगा, मेरे फंक्शंस में मेरे साथ खड़ा होगा, वही सहाफ़ी है। आज़ाद सहाफ़त को और तहकीकाती सहाफ़त को उन्होंने जुर्म बना दिया था कि मेरे खिलाफ बात की है तो आप लिफाफा, या तो आपने फिर किसी बाहर के मुल्क से पैसे लिए हुए या सियासी जमात से पैसे लिए हुए। अब मसला ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी से हमने पूछा, उन्होंने कहा नून लीग पर हमें बड़े एतराज़ात हैं, हमें नहीं अच्छा लगा जो हमने 16 माह उनकी हुकूमत बनाई, उनके साथ हुकूमत चलाई। हमने पूछा इमरान खान, तो ऑप्शन ओपन जरूर कहा, मगर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कहा मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो लैंड करते थे तो मैं बतौर चीफ मिनिस्टर उन्हें लेने जाना चाहता था, वो बताते नहीं थे, यानी कि वो साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते थे एक चीफ मिनिस्टर के साथ। शहबाज शरीफ की उन्होंने तारीफ की कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी तरीके से आप MQM से बात करें, उनको पीपल्स पार्टी पर बड़ा शदीद एतराज़ है। हमने कहा मगर क्या आप के दरवाजे खुले, हालांकि क्या कुछ नहीं हुआ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। उन्होंने कहा बिल्कुल हम बात कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के MQM से बात कर सकते हैं, PTI नहीं बात कर सकते हैं, नून लीग नहीं बात, JUI PTI के साथ नहीं बात कर सकते हैं, JUI पीपल्स पार्टी नून लीग बात कर सकते हैं। तो खान साहब ने जो पॉलिटिकल क्लास को अपने आप से दूर किया, डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करने का नाम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करने का नाम है। इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिक्स की है, जाहिर उनको फ़ायदा हुआ है, मगर वो इतनी नफरत की पॉलिटिक्स है कि दूसरी पॉलिटिकल क्लास एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरा पॉलिटिकल ओपिनियन मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। उसकी एक मसला ये है कि पहले पंजाब में जो अक्सरियत लेता था
वो मरकज़ में हुकूमत बनाता था। अब पंजाब में एक्सपेक्टेड यही था कि स्प्लिट मैंडेट आएगा, मगर क्योंकि पीटीआई को इतना ज़्यादा रियासती मशीनरी का प्रेशर उनके ऊपर था कि लग रहा था कि शायद नून लीग ले जाए, मगर नहीं लिया। आइंदा भी स्प्लिट मैंडेट ही एक्सपेक्टेड है। तो खान साहब को जमातें बनाने के लिए और आइंदा मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए को एग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा कि दूसरी जमातें अगर कोई मेरे खिलाफ है तो वो सब करप्ट और सारे के सारे मुल्क मुखालिफ नहीं है भाई, दूसरे भी वोट ही लेके आते हैं। इसमें एक इजाफा मुख्तसर सा, देखिए अभी भी मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी हम तनहा हुकूमत नहीं बना सकते, दूसरों के साथ बात करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी भी बिलावल साहब को जब हमने सुना तो वो भी ये कह रहे थे कि हमें दूसरों के साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन पीटीआई वो अकेले में कह रहे कि नहीं हम तो अकेले में हुकूमत अभी भी कह रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन भी बनाएंगे अकेले में, क्योंकि कोई बात नहीं करते। एक रिकंसिलिएशन वाले आदमी, मगर उन्हें भी पता है कि जिस मोमेंट पे मैं कहूंगा कि हम पीपल्स पार्टी या नून लीग को कंसीडर कर सकते हैं तो पार्टी का जो बयानिया और खान साहब इतना एक्सट्रीम पे ले गए कि पार्टी के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो उन्हें ये अच्छी तरह अंदाजा है। बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा था 2018 में भी जो कोएलिशन बना इरशाद भट्टी साहब, वो ना उस वक्त वो कोएलिशन इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की वजह से बनाया, ना 3.5 साल अपने इत्तेहादियों को अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की वजह से रखा। उस वक्त वो उन्होंने आउटसोर्स कर दी थी और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बड़ा सपोर्ट किया इत्तेहादियों को मिलाने में भी और इत्तेहादियों को 3.5 साल तक साथ रखने में भी। अब ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि जो हमने पूछा है पीटीआई के लोगों से, वो कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे वो नताइज जो हमसे रिजल्ट छीने गए हैं, उनका फैसला हमारे हक में आएगा तो हमारी सीटें बढ़ जाएगी। अब इतने कम अरसे में ये तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा। जाहिर सी बात है इससे पहले हुकूमत बननी है, तो क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास गवर्नमेंट बनाने के लिए? देखिए 2-3 बातें हैं जो इस वक्त करने वाली हैं। एक तो इससे पहले ये बंद ना करूं मैं आपका, तो स्टाइल है ये, नहीं बंद कर देता, स्टाइलिश आदमी है यार, हद हो गई है, बंद कर ले। नहीं अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं कर लेता हूँ, वैसे मेरी नहीं है। बंद कर ले वैसे बड़े हैं आपसे। चलो जी ठीक है, मैं कर ली। अच्छा वैसे भी मुआहदा किया हुआ है। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि एक कुर्सी भी दिलाई है। हाँ, एक तो इलेक्शन कमीशन की नाअहली साबित हो चुकी है, लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है, प्लीज मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, पुरअमन रहें इस दुआ के साथ कि आगे का जो अमल है वो उस पर नाअहली ना हो, पुरअमन। हाँ माशाल्लाह उस इलेक्शन कमीशन ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी या कोई कसर नहीं छोड़ी इसको मुतनाज़ बनाने के लिए। दूसरी जो धांधली वाले हैं, बड़ी धांधली की शिकायतें आ रही, कराची से लाहौर, लाहौर से बाकी सारे जेलम, सियालकोट और इवन इस्लामाबाद में आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड के तरीके इंसाफ हार चुकी है। लेकिन अब वो जा रहे हैं अगले मुतलका फोरम्स पे, तो अब वो फोरम्स पे जाएं, पुरअमन रहें, आगे का सोचें। ये मुल्क आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी बहरानों में घिरा हुआ है और मैंडेट जहाँ जहाँ जिसका है उसका एहतराम करें। और अपने इस दुआ के साथ कि ये PDM प्लस जो होने जा रहा है, ये PDM 16 महीने वाला ना हो, जो बदतरीन 75 साल तारीख का भुगता गए हैं। वो रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, रिकॉर्ड गुर्बत, और हाय हम तो फ़कीर हैं, और हाय हमें तो कुछ पता ही नहीं था हालात इतने ख़राब हैं, हाय मौलाना की फूंकें लगेंगी तो मईशत ठीक हो जाएगी। साहब को उस PDM में काउंट करते नहीं करते? नहीं, उसमें नहीं करते। आपने उनको अलग करके, मैं इसहाक डार साहब को डालता हूँ उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या उसको कहते हैं कि कपड़े बेच दूंगा आटा सस्ते करने के लिए। तो खुदा अल्लाह करे बने, लेकिन ये वो वाली कारकर्दगी ना हो PDM प्लस की, PDM वाली। और अभी जो आप सवाल पूछा, और हाँ उससे पहले लोटाक्रेसी खुदा के लिए ना कीजिएगा, ये हॉर्स ट्रेडिंग ना कीजिएगा, भाव रेट ना लगाइएगा। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ने उमैर नियाज़ी को दिया कि वो बातचीत करें, अली अमीन गंडापुर को KP में और असलम इकबाल को पंजाब में। किससे बातचीत करें? यानी जो अपने मेंबरान हैं उनको सारों को इकट्ठा करने के लिए। और मेरी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ कोई ना वो बना सकती है, ना कोई बड़ी कोशिश करने जा रही है मरकज़ में, और पंजाब में वो कोशिश करेंगे। लेकिन उनको कहा गया कि आप पहले तो वो ज़ाहिर तासुर देंगे, लेकिन मरकज़ में और पंजाब में कोशिश करें, मगर मजबूत अपोजिशन करें। KP में हुकूमत बनाएंगे वो, और बनाने जा रहे हैं। और वफाक में आपके ख्याल में सिर्फ कह रहे हैं वो, लेकिन इम्कान नहीं है? इम्कान नहीं है। अभी जो इतला, ये जो इमरान खान साहब से मिले हैं लोग, और इमरान खान साहब कोई एक अंग्रेज़ी अखबार पढ़कर सारी सूरत हाल से आगाह थे जब वो मिले हैं। लेकिन एक बात है कि एक तो सारे तज्जिए, सारे तबसरे, सारे दावे उलट पुलट हो गए, और उसमें मैं भी शामिल था। मैं कहता था ये सिलेक्शन 2024 होने जा रही है, लेकिन अवाम निकली, और अवाम ने निकली, और पोलिंग तक मैं मुबारकबाद सारों को देना चाहूँगा, पुरअमन रही वो एक हादसे के बगैर। तो सारे धरे के धरे उलट पुलट कर दिया, और इंतखाबी निशान के बिना C टीम के साथ प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने जो किया है, उनके वर्करों को सलाम। और अब आपने इस मेहनत को ज़ाया नहीं करना
पुरअमन रहना है और आगे बढ़ना है। और एक जो एक मान गए कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन हुआ है। हाँ, मैं नहीं, धांधली की शिकायत हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात है विक्टिम का, जो आप एक सवाल था ना कि ये कैसे क्यों हो गया। एक तो बदतरीन परफॉर्मेंस थी नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम इलेक्शन कैंपेन में वैसे उतरी नहीं। मैं चाहता हूं उस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे, बाकी से भी मैं उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ है, तो आपने तो एक एक्सपीरियंस किया है, आप वजीर खजाना रहे पीडीएम के जब इनिशियल मंथ्स थे। ये कितना मुश्किल होता है एक कोalition गवर्नमेंट चलाना व्हेन यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्टी, यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्टी इन योर कैबिनेट। फैसला साजी कितनी मुश्किल हो जाती है, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि एक स्प्लिट मैंडेट के बाद एक मखलूत हुकूमत बनेगी वफाक में, ये कितना चैलेंजिंग होगा उन मसाइल को हल करना जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है। सच्ची बात है कि जो 5 महीने मैं वज़ीर रहा हूँ पीडीएम के अंदर, मेरा नहीं ख्याल है कि फ़ैसला साजी इतनी मुश्किल थी। मुस्लिम लीग नून के अंदर आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ राय ज़रूर था, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब फ़ैसला फरमा लेते थे तो मेरे ख्याल से दूसरे जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो अमूमन जो है वो गिव इन कर देते थे, मना नहीं करते थे। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, गिव इन करने की भी बात नहीं होती थी। जो वहाँ पे जो मसाइल होते थे वो ये कि अगर आपने एक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर बना लिया जैसे किसी को, तो फिर पीपल्स पार्टी भी कहेगी भाई अगर आपने एक बना लिया तो हमें भी एक दो। तो एक तो ये, इसलिए आपने देखा कि वज़ीरों की तादाद बढ़ती रही। दोयम ये था कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, MNAs के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ये कि तमाम जो पार्टियां थीं वो अपना हक मांगती थी या हक समझ के वो एलोकेशंस मांगती थी। तो उसके अंदर एक मैंने देखा था कि उसके अंदर लोग स्टैंड लेते थे कि भाई हमारी पार्टी को भी इतना दो, हमारी पार्टी को भी इतना दो। मौलाना साहब के बड़े रिक्वायरमेंट्स होती थी, पीपल्स पार्टी की भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, मुस्लिम लीग नून के भी लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये दो एक चैलेंजेस थे। लेकिन बाकी अगर आप फैसले कर रहे हैं तो मैं मिसाल के तौर पर पेट्रोल वगैरह की प्राइस बढ़ाने में तो बिलावल भुट्टो साहब मदद ही कर देते थे मेरी। लेकिन बाकी चीज़ों में अगर आप डे टू डे ECC के अगर मैं फैसले कर रहा हूँ तो उसमें कोई मसला देखें ना, जैसे ही वो हुकूमत खत्म हुई, एक तो अब चले इलेक्शन का माहौल था, उसमें बिलावल साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि डार साहब के अलावा कोई भी पाकिस्तान में बन जाए वजीर खजाना वो ना बने, लेकिन वो परफॉर्मेंस पे भी तनकीद कर रहे हैं। और अब शायद ये इलेक्शन गिमिक हो उनका, लेकिन वो कहते हैं कि ये फैसले हमसे पूछ के नहीं किए जाते थे, खुद वो फैसले कर रहे होते थे। लेकिन चले वो 16 महीने था, उसमें टारगेट और एजेंडाज मुख्तलिफ थे। अब 5 साल होंगे, मंशूर पेश किया है पीपल्स पार्टी ने, उनके मंशूर में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। वो कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे या 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नून लीग अगले वादे करके आई है, अपना मंशूर लेकर आई है। तो अब 5 साल चलाना तो एक मुख्तलिफ बॉल गेम होगा ना। ये बात एक आपकी दुरुस्त है कि देखिए जो पेट्रोल फ्री देने की जो बात थी ना, या बिजली फ्री देने की बात थी, ये कल मियाँ साहब ने कहा था कि पेट्रोल वगैरह सस्ता कर देंगे। ये आवाम को भी पता है कि नहीं होना है, ये तो एक एस्पिरेशन की बात है। और अब पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है। अगर आप बिजली सस्ती करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप नोटें छापेंगे तो महंगाई होगी, तो गरीब और फंसेगा। सो आई डोंट थिंक दैट दोज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। इनफैक्ट अभी एक नई समरी आ गई है कि गैस और महंगी होनी चाहिए। ठीक है, 19-20 थोड़ा सा आप रिफॉर्म ला सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें सस्ती कर सकते हैं, लेकिन मुझे अवाम उन्नास के लिए ख़ास तौर पर पेट्रोल और गैस सस्ती भी नज़र नहीं आ रही है, होते भी नज़र नहीं आ रही है। पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपको IMF से एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है। और IMF के एग्रीमेंट करेंगे तो अब IMF काफ़ी चीज़ें लिखवाएगी आपसे, क्योंकि आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो IMF और भी केयरफुल होगी। और अभी भी IMF बहुत केयरफुल है इस गवर्नमेंट के साथ भी। तो IMF इतनी चीज़ें लिखवाएगी, तो ये जो आपने इलेक्शन कैंपेन में वादे वहीद करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे कर सकें। और मेरा ख्याल है, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि 92 सीटें आपकी इंडिपेंडेंट की नज़र आ रही हैं, गो के ये भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, तो मैं इनको याद दिलाऊँ कि कासिम सूरी साहब जो थे वो 5 साल तक स्टे ऑर्डर पर जिंदा रहे हैं। और वो जो फॉर्म 48 PTI के लोगों के पास है, तो वो हाजी लश्करी रईसानी के पास भी थे। वो ट्राइब्यूनल में जीते, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जीते और इवेंचुअली रह गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हो जाएं, लेकिन उस वक्त जो था वो इस साइड को बुरा नहीं लगता था, अब इस वक्त उस साइड को बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात इसमें सलीम साफ़ी साहब के होते हुए आपने सूरी साहब का किस्सा सुना दिया, बड़ी बात है, वरना हर महफिल में सलीम साफ़ी साहब ये हमें जरूर याद दिलाते रहते हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ उस जमाने में साफ़ी साहब कंसिस्टेंट थे इस मामले में, और कंसिस्टेंटली इस बात पर तनकीद करते रहे। इवेंचुअली हुआ क्या कि आज चीफ जस्टिस साहब मुल्क के वही बात करते हैं जो साफ़ी साहब कहते थे, मगर वो कासिम सूरी साहब जो स्टे ऑर्डर पर थे, उन्होंने पूरी असेंबली को तहलील करने का बाइस बन गए। देखिए हमारा एक मसला होता है ना, अमूमन हम जब ये बड़े शहरों के या बड़े उसका मामला होता है तो वो मीडिया में बहुत जगह पाता है, लेकिन अगर छोटे सूबों में या छोटे इलाकों में इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो हम उसको कवरेज नहीं देते। तो वो बलूचिस्तान की सतह पे अब देखिए ये कितना जुल्म था कि एक बंदा दूसरे नंबर पे भी नहीं आए थे, तीसरे नंबर पे आए थे, और जिस तरीके से उनके लिए टप्पे लगाए गए थे
तो उसमें पाँव को भी इस्तेमाल किया गया था ना, थोड़ा होगा। अच्छा, और फिर उसके बाद जाके वो स्टेप है, वो डिप्टी स्पीकर रहे। तो मैं तकरीबन ऐसे महीने के वक्फे से याद दिलाता रहा सुप्रीम कोर्ट को कि एक बंदे को आपने स्टे दिया हुआ है, वो हराम की तनख्वाह ले रहा है, वो हराम की जगह पे बैठा। अच्छा, फिर वही वो हुआ, नहीं जगह तो हलाल की थी सर, वो गलत बैठा था, लेकिन जगह तो असेंबली हलाल की है ना। हाँ, उनके लिए हलाल नहीं थी। उनके लिए हलाल नहीं थी ना, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे आने वाले कैंडिडेट थे। फिर ये हुआ तो अभी जो बैठेंगे जिनके लिए हलाल नहीं होगी, उसके बारे में कुछ कहेंगे जी? अभी जो बैठेंगे जिनके लिए हलाल नहीं होगी, बिल्कुल, जो तीसरे नंबर पे अगर आया हो या दूसरे नंबर पे आया हो और उसको गलत पास कर दिया गया है, तो उसका रिज़्क भी हराम होगा, वो जो तनख्वाह लेगा वो हराम होगा, उसकी हैसियत हराम होगी। लेकिन फिर उसका क्या हुआ कि वो गैर आईनी काम जिसके लिए असद कैसर तैयार नहीं हुए, वो कासिम सूरी से करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उनके इक़दाम को आईन जल्दी से वो जुमला मुकम्मल कर लें, इसके बाद मैंने ब्रेक लेना है, फिर आगे बात करेंगे। अब क्या क्या नाम ना लूं, कासिम सूरी का नाम नहीं ले सकता? ले लें, वो तो ऐसे ही ज़रा मजाक कह रहा था। मैं भी ज़रा मजाक। तो मैं ये कह रहा था, देखिए मैं अब एक इतनी सी बात कर लूँ कि मैंने आज एक पीटीआई के जर्नलिस्ट को या पीटीआई की तरफ झुके हुए सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट को उसने क्या, तो उसने कहा देखें इलेक्शन के रिजल्ट बंद हो गए। तो मैं कहा 2018 में भी आरटीएस बंद हुए थे, तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद होनी चाहिए कि आखिरी मरतबा होना चाहिए। तो मेरा ये जुमला है, सजेशन है बड़ी अजीब सी, कि अगर ये इस वक्त, क्योंकि किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बड़ा दिल दिखाएं और गौर खान के साथ भी बैठ जाएंगे, चलो तुम भी 4-5-6 मिनिस्टर दे दो, हम तुमको भी हुकूमत में ले लेते हैं, तो क्या वो नेशनल गवर्नमेंट होगी? तो क्या वो ज़्यादा देर पा नहीं हो जाएगी? क्या वो IMF से काम नहीं कर सकेगी? क्या वो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर सकेगी? अगर एक तरफ से इमरान खान साहब हर सियासी फोर्स को इलिजिटिमेट करार देते हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी वजह है, उनकी, मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में सबसे गलत बात है। सही। लेकिन इस वक्त जो भी जैसा भी इमरान खान है उसने कल वोट लिया है, तो शायद ये बेहतर नहीं होगा कि आप इनको बोलेंगे चलो हम कम से कम ऑफर दे देते हैं। मैं इस पे जरा अब बाकी पैनलिस्ट की भी राय लूंगा, जो सलीम साफी साहब ने बात की उनसे भी राय लेंगे, सोहेल साहब से भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हम दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ये तजवीज़ दे रहे थे कि कोalition गवर्नमेंट से बेहतर है कि नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए, और उसकी तरीक़ेकार ये होगा कि जो गौहर अली खान साहब हैं उनको कहें कि आप भी हुकूमत का हिस्सा बने, कुछ वजारतें ले लें। क्या आपके ख्याल में एक बेहतर तजवीज़ होगी, ज़्यादा मजबूत हुकूमत बनेगी? जी, मैं पहले ज़रा एक बात कर लूँ। अभी सलीम साफ़ी साहब ने ये इंकशाफ किया कि वहाँ पर शाहज़ेन बुख्ती साहब जो हैं वो हार गए हैं, और उनके भाई भी 2 हार गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर इस हवाले से है कि ये आली बुख्ती हैं, जो इस वक्त चीफ ट्राइब है, ये आली बुख्ती है, और जो कल्पर और मैसूरी हैं ये उनसे काफ़ी अरसे से उनकी लड़ाई चल रही है। तो ये पहली दफ़ा है कि उनको ये नेशनल असम्बली की सीट में चीफ ट्राइब को बाकायदा शिकस्त हुई है, कौमी में भी और सूबे में भी। तो ये इस हवाले से बहुत बड़ा वाक़या है। नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से जी, नेशनल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तजवीज़ है। मेरा ख्याल है कि बेस्ट पाकिस्तान के लिए यही हो सकता है, कि उसकी वजह यह है कि जितने हम बड़े इकनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल हर क्राइसिस में हम गिरफ्तार हैं, और जितनी देर, और उसका मैं तो काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसका हल है नेशनल रिकन्सिलिएशन, और नेशनल रिकन्सिलिएशन दरअसल नेशनल यूनिटी का ही दूसरा नाम है। तो और कि जब तक ये तो आइडियलिज्म वाली बात हो गई ना, जो आप हमेशा करते हैं, प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आ रहा है आपके ख्याल में? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, कि उसकी वजह यह है कि पहली तो बात है कि खान साहब इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ अभी अभी ये इलेक्शन लड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। खान साहब ये समझते हैं कि मैं अगर इनके साथ बैठा तो मेरी सारी जो वोटर है मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ ये समझते हैं कि हमें जो जितना तंग किया हुआ है अब उन्हें फिर हुकूमत में ले आए। तो दोनों तरफ के जो इस वक्त तक ख्वाहिशें हैं वो इसके खिलाफ हैं, लेकिन आइडियली शाहज़ेब, क्योंकि आपने खुद कहा कि इमरान खान अगर आज मकबूल है तो शायद इसी मौक़िफ़ की वजह से उनका जो सपोर्टर है वो ये बाय करता है कि हम यहाँ पर हैं, बाकी सब दो लाइन के दूसरी तरफ है, वो लेजिटिमेट नहीं है, हम लेजिटिमेट है।
तो फिर प्रैक्टिकली तो शायद ये मुश्किल हो या हो सकता है गुंजाइश है। जो आइडियलिज्म है उसमें तो ज़ाहिर हम नवाज शरीफ साहब से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब सबका नाम ले रहे थे तो गौहर खान साहब का भी नाम लेते, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का कहते गौहर खान साहब या कहते तहरीक इंसाफ के जी मुल्क के लिए मैं इनके साथ भी चलने को तैयार हूँ, मगर उनकी तरफ से नहीं कहा गया। क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अगर तहरीक इंसाफ को इस बात पर मना भी लिया जाए तो उनकी डिमांड 4-5 वजारतें तो नहीं होंगी ना, उनकी डिमांड तो होगी कि जी हमें इमरान खान साहब जेल से बाहर चाहिए, इसलिए इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसमें पूरा अदालती प्रोसेस, दीगर मामला, इदारों के मामला जो उनकी मुख्तलिफ इस वक्त इदारों के साथ इख्तलाफात हैं, तो ये अमली तौर पर पॉसिबल नहीं नज़र आता। और दूसरा इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, मसला ये है कि खान साहब ने ये जहन बना लिया, और हमें जो तहरीक इंसाफ में लोग थे, रहनुमा थे, जो कुछ छोड़ गए, और उस ज़माने में हालांकि कहते थे कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ्त के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे या ना अहल करे। बहुत सारे रहनुमा बताते हैं कि खान साहब ने ये जहन बनाया हुआ है कि मेरा जो नैरेटिव है, मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करूँगा तो मेरा वोटर, वर्कर, सपोर्टर कहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट झूठी है। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में हो जाऊँगा तो वो फ़ौरन मुड़ जाएगा और वो कहेगा कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो इमरान खान कह रहे हैं वही ठीक है, यही हुब्बुल वतन है, यही इस वक्त मुल्क को आगे। मगर ये जो मुखालिफ हैं, मेरा बयानिया है कि मैं इनके खिलाफ हूँ, ये करप्ट हैं, ये मुल्क मुखालिफ है, नून लीग पीपल्स पार्टी, अगर मैंने इनके हक में बात कर दी तो मेरा वोटर सपोर्टर जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। हालांकि मेरा ख्याल ऐसा है नहीं, खान साहब के पास ये आर्ट है, वो एक सेल्समैन है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, वो कुछ भी अपने वोटर सपोर्टर को सेल कर सकते हैं, वोटर सपोर्टर आंख बंद करके बाय कर लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के दोनों बच्चे बाहर हैं, वोटर सपोर्टर नहीं पूछता खान साहब आपके तीनों बच्चे बाहर हैं, तो खान साहब के पास ही आर्ट है। साफी साहब क्विक आप भी इस पर कॉमेंट कर दें, फिर जरा कुछ ही देर के मेहमान हैं हमारे साथ, के पश्तो के कुछ ही देर के शायर हैं, वो मिफ्ता साहब ने जाना है ना। अच्छा, इस प्रोग्राम में जी जी अच्छा, हमारे पश्तो के मर्दान के एक मरहूम शायर है, तो उनकी एक नज़म है, ग्वाड़ा में चिटोर दुनिया मीना मीना मीनाशी। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया मोहब्बत 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 और मोहब्बत ही बन जाए। और उसमें एक शेर और भी है कि ज़ार दे अमरीका लचीना चीन दे ज़ार द रूसशी, यानी मैं चाहता हूँ कि चीन अमरीका रूस पे और रूस चीन पे कुर्बान हो जाए। तो दिली ख्वाहिश तो जो आइडियलिस्ट होने के नाते, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, हमारी यही है कि नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को भी मनाना चाहिए, उनका भी नाम लेना चाहिए। और इस वक्त मुल्क की हालात का तकाजा ये है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बने जिसमें PTI भी हो, जिसमें बाकी सब कुछ भी हो, लेकिन ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश हो सकती है, ज़मीनी हक़ाइक़ वही है जो शाहज़ेब खानज़ादा ने सोहेल साहब ने तो खुद भी बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब को कन्विंस करने की बातचीत करें, वो नहीं हुए। वो सोहेल साहब को पता है कि जेन्युइन, मैं एक दफ़ा बड़ाई साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है हमारा काम, मगर इस वक्त जहाँ सूरत हाल जाती नजर आ रही है, इसलिए बार-बार गए, और एक दफ़ा नहीं बार-बार गए। लेकिन अगर PTI बवजूह इस में शामिल नहीं हो सकती तो कम से कम PTI के बाहर फिर कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिए। सही। इवन जिन जमातों को एक सीट भी नहीं मिली है, उन जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ठीक। अच्छा, दो बातें मिफ्ता इस्माइल साहब, एक तो आपने तजवीज़ बड़ी अच्छी दी, लेकिन हमारे पैनल की आपने राय सुनी कि आइडियलिज्म, मैं आता हूँ जरा, कुछ ही देर है, वैसे मैं याद करा रहा। जी जी तो हमारे पैनल ने कहा कि बात तो बड़ी आइडियलिस्टिक है, याद ना है वो याद दिलाने पे क्या याद आएगा सामने आप। अच्छा, अगर आप लोग इतना इंटरप्ट करेंगे तो वही टाइम भट्टी साहब को दे देता, उनको नहीं दे रहा हूँ, और ज्यादा बुरा मनाएंगे वो। नहीं ठीक है। तो एक तो आइडियलिज्म की बात है, प्रैक्टिकली नेशनल गवर्नमेंट इस वक्त इंक्लूडिंग PTI कैंडिडेट्स नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, आपने कहा कि 4 साल तक सूरी साहब स्टे पे थे, तो आपके साबका हरीफ अली जैदी साहब ने अभी मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ भी 2009-10 में स्टे ऑर्डर पे 4 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। साबका हरीफ इसलिए कहा आपने भी पार्टी छोड़ दी, उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़ दी है। जी, दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। वो पहली बात क्या थी कि आइडियलिस्ट है, लेकिन उसमें जवाब नहीं आपको, वो तो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट है। तो एक आप अगर पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आपने स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए 5 साल चलने की, तो एक तरीका है कि ये कर सकते हैं, ये कम से कम ऑफर कर दें। फिर अगर देखें, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर थोड़े से ज़्यादा वो थे, इनका मेंटल वो स्टेट को ज़्यादा वो था स्ट्रॉन्ग, आज शायद जेल में है तो शायद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऑफर कर दे, ना करें तो। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है जो हम बात कर यहाँ पे कर रहे हैं, आपसे पहले भी पूछा कि स्प्लिट मैंडेट के साथ गवर्नमेंट कैसे चलेगी। एक मामला ये भी है कि सूबे बड़े स्ट्रांग हो गए और वफाक की हुकूमत कमजोर होगी। पहले भी आपकी एक राय रही है कि जो NFC अवार्ड है उसमें तब्दीली आनी चाहिए, वफाक को जो जितना शेयर मिलता है उससे वो नई हुकूमत चला सकते। तो अब तो सूबे बाइख्तियार भी हैं, 18वीं तरमीम के बाद अपनी अपनी हुकूमतें भी हैं, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे NFC अवार्ड पर? लेकिन दो चीज़ें हैं, अगर सूबों को आप मजबूत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन इस मजबूती के अंदर अगर आप वफाक को कंगाल कर देते हैं तो ये तो कुछ समझ ही नहीं आती ना कि आप घर की बुनियादें हिला रहे हैं। जो
वफाक के पास तकरीबन 63% पैसे जो हैं वो सूबों को जाते हैं NFC अवार्ड के अलावा। आप गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, फाटा के पुरानी जो जमजम इंतज़ाम हुआ है उसका, ये सारी उसको जो आप पैसे देते हैं तो 63% पैसे चले जाते हैं। जो दूसरा मसला होता है कि सूबों के पास वाफर पैसे आ जाते हैं तो वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो मतलब ये ना बलूचिस्तान में 3000 स्कूलें बनी हैं, 2700 स्कूलें खाली पड़ी हैं, तो शायद वो 3000 स्कूलें नहीं बननी थी और टीचरों पे तनख्वाहों पे दे देते, मिसाल के तौर पे वसाइल ज़ाया ना करें। नंबर 2 कि देखें ये चीफ मिनिस्टर्स खर्च तो कर रहे हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर टैक्स लगाने की परेशानी नहीं है। अब टैक्स लगाना अच्छा नहीं लगता, टैक्स लगाता है वफाक से, खर्चा कर रहा है चीफ मिनिस्टर, तो भाई अगर तुम खर्चा कर रहे हो तो अपना टैक्स जमा करो। जो फेडरलिज्म का उसूल है वो ये है कि आप अथॉरिटी भी नीचे दे दें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे दें और फिर उसके बाद नीचे तक लेके जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप एक लूली लंगड़ी सी लोकल गवर्नमेंट बना दें। कॉन्स्टिट्यूशनल लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि सूबे PFC नहीं करते तो आप डायरेक्ट NFC अवार्ड में से बोल दें कि यार आधे पैसा तो हम लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं और जब तक कि एक मेयर इलेक्ट नहीं होता दूसरा मेयर ना जाए, मतलब तो ये देखें ये इस पे मेरे ख्याल से और डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। हम एक ब्रेक लेंगे और ये न्यूज़ हेडलाइंस का ब्रेक है, उसके बाद हमारा ये पैनल यहाँ पे मौजूद रहेगा। इस तमाम इशू पर मजीद बात करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगली जो स्ट्रक्चर होगा, जो शक्ल होगी हुकूमतों की सूबों में और वफाक में, वो क्या होगी और उसके क्या असरात होंगे, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हम दोबारा हाजिर होते हैं। यानी देखिए ना, एक हम बात तो कर रहे हैं कि भाई PTI बड़ी जीती है, लेकिन अगर इनकी सीटें मिला ली जाएं, जाहिर है ये पार्टनर थे, इनका जीना भी और इनकी विन या डिफीट जो है इट मीन्स के PTI के मुकाबले में ये जीते हैं। लेकिन सोहेल साहब वो जो 25 से 50 सीटें जो इस मशकूक हैं इस वक्त तक, अगर वो निकाल दी जाए तो PTI का तो मौका ज्यादा है। देखें अगर वो आप क्यों अगर इस तरह अगर वो तो चले गए ना इलेक्शन। मुझे ये बताएं कि अब सिराजुल हक साहब के हल्के का रिजल्ट लेट आया, वो कह रहे थे अब आरोप को नहीं, मुझे ये बताएं इसकी मंतिक, मुझे इसकी मंतिक समझाएं। प्रॉब्लम ये है ना कि आरोप को क्या पड़ी थी कि आपकी बात फर्ज करें मान लेते, लाहौर के जो तजियाकार बड़े जो जिनका है वो बता रहे हैं कि लाहौर में सीटें काफी, इवन नवाज शरीफ साहब हार गए। इसमें आजाद मसले हैं ना, एक गुजारिश सुन लें, उसके दफ्तर के सामने धरने बैठे। फर्ज करें ये बात मान लें तो फिर हमारी ये बात भी मान लें कि जब 2018 हुआ था तो 2018 के भी बहुत से रिजल्ट मशकूक थे, फिर उससे पहले 1990 में चले जाएं, फिर 1985 में चले जाएं, फिर तो सवाल तो ये होता है कि आपको फिर अल्टीमेटली एक डिजोरो अप्रोच अपनानी पड़ती है। ये नहीं हो सकता आज का गलत उसको हम कहें और माजी के लिए सुना गया। लेकिन एक बात बताऊं, आपने नवाज शरीफ साहब की सीट की बात की, मानसेरा में नवाज शरीफ साहब हारे हैं और वो चैलेंज कर रहे थे हम नहीं आ रहे, तो वहाँ पे मौलवी किफ़ायतुल्लाह साहब JUIF के, उन्होंने कहा है कि मैं भी उस हल्के से लड़ा था और जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे वो फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं। मियाँ साहब को चाहिए अपनी शिकस्त तस्लीम करें और अपने मुखालिफ कैंडिडेट को मुबारकबाद दें। और देखें इसका जो नतीजा, क्योंकि आपका सवाल तो प्रैक्टिकली इस बात पे था कि आगे कैसे बढ़ना है, आप ये गालिबन सवाल कर रहे थे कोalition गवर्नमेंट में, मगर देखें बहरहाल डिस्प्यूट है और कंट्रोवर्सी मौजूद है, मुतादिद सीटों पर मौजूद है कि जो नताइज हैं, तो इसका एक हल ये है कि बजाय इसके, और सुलेमान साहब ठीक है 2018 में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर रहे, पूरी की पूरी असेंबली तहलील करने का बाइस बने और स्टे ऑर्डर पर चल रहे थे। इसका सोल्यूशन ये है कि जो तहरीक इंसाफ का एतराज़ है उस पर रिटर्निंग अफसरान और आगे जल्दी फैसला हो, बजाय इसके कि उसको इतना प्रोलॉन्ग किया जाए कि ये कंट्रोवर्सी में 4 साल बाद पता चले कि सूरी साहब की रूलिंग जस्टिफिकेशन नहीं बननी चाहिए कि आप वोट करके रखें। कुछ हलकों में मसलन तुरबत में, मसलन चमन में, मसलन शांगला में जो हुआ, बाजवड़ में एक हल्के में से कि RO के दफ्तर के सामने धरने बैठे हुए हैं और उनका जो है बाहर निकलना और आना जाना, तो ये भी इन लोगों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को ख़त्म करके अदालतों से रुजू करें। सही बात है, बिल्कुल और कानूनी तरीके से अपने एक तो कानूनी रास्ता वो तो अपना रहे हैं, मगर फिर अदालतों को भी चाहिए और ये ट्रिब्यूनल्स को कि फैसले जल्दी आए, क्योंकि देखिए सलमान पाबंद कर देना चाहिए। वैसे पाबंद है 3 महीने में, वैसे तो है पाबंदी, लेकिन हमने देखा है कि वो अदालतों पे चक्कर लगाते हैं। सूरी साहब का जो स्टे ऑर्डर था वो बंदियाल साहब ने दिया था और फिर बंदियाल साहब को फिक्र ही नहीं थी 3 साल के, वो उस मैंने जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ उसको भी मैं कर लूँ। इसलिए मसला ये है इसमें कि ये तो नहीं होना चाहिए ना कि हमें 4-5 साल बाद पता चले, अगर
असम्बली के मियाद ही गुजर जाते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए और हमें 4-5 साल बाद पता चले कि ये बंदा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गया था, तो बेहतर जल्दी पता चल जाए कि जीते थे या हारे थे। पाबंद किया जाए। लोगों को धरना नहीं देना चाहिए, बाहर कानून व्यवस्था अपनाए, लेकिन ये वही आरओज़ हैं जो अपने दफ्तर उस दिन बंद करके बैठ गए थे और उन साफियों को जिनको रसाई होनी चाहिए उनको भी नहीं दे रहे थे। फॉर्म 45-47 से रिकंसाइल करते नहीं करते हैं, ये फैसला करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर दें ताकि इस कंट्रोवर्सी में इलेक्शन ना रहे। सेकंडली ये जो आप कह रहे हैं कि कोलिशन है, ज़ाहिर ये कंसर्न्स हैं हमारे शुरू से हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो इस मुल्क को चलाने के लिए हमें एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत चाहिए थी, जो हमारे प्रैक्टिकली नहीं है हमारे पास। बट जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया और हम कल भी बात कर रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कोलिशन पार्टनर्स ने जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थी उसमें ज़्यादा टफ टाइम नहीं दिया, अपने अंदर से की जो पॉलिटिक्स थी उससे टफ टाइम आ रहा था। तो उसमें अब आगे जो अहम बात है वो ये कि अगर इदारों की, और शायद इस स्प्लिट मैंडेट में ये भी हो कि इदारों के साथ इख्तलाफात ना पैदा हो, तो SIFC का प्लेटफॉर्म है, उस SIFC प्लेटफॉर्म में इदारों का भी इनपुट मौजूद है कि वो चीज़ अगर इंटैक्ट रहती है तो शायद फैसला साजी तेज़ी से आगे बढ़ सके, क्योंकि उसको जो लेजिटिमेसी है वो खुद PDM का प्लेटफॉर्म देके गया है। मगर हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से, खासतौर से पीपल्स पार्टी से, कि कम से कम आगे जाके डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं जिनका आप प्रचार करते हैं उनको बेहतर करें। हमें बेहतर डेमोक्रेसी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, उसमें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं इस हवाले से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं। डेमोक्रेसी को, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, उसे आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके उसे कर्टेल किया। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप कहने वाले कहते हैं कि SIFC और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और जो काबीना है उसके फैसलों की इतनी अहमियत नहीं होगी जितनी SIFC की होगी, क्या ऐसा ही है? देखिए, इस वक्त जो मसले थे, जो NFC अवार्ड की बात हुई या IMF से जो शेपर्ड करना होगा, जो डील होगी, अगर उसमें रिफॉर्म्स होंगे या प्राइवेटाइजेशन की बात होगी, मेरे ख्याल से SIFC को कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, मतलब सबको थोड़े थोड़े अपना अपना मैंडेट मिला हुआ है, तो SIFC का कलीदी किरदार होगा और ये SIFC का किरदार हम देख रहे हैं। दूसरी एक बात यह है कि SIFC के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं उनके ऊपर NAB की कार्रवाई लागू नहीं होती, उससे उनके थोड़े से हौसले बढ़े हुए हैं, जो कि बाकी अगर कोई पावर सेक्रेटरी है या पेट्रोलियम सेक्रेटरी, उसको डर लगता है और जेन्युइनली लगना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि SIFC का किरदार होगा, इसके साथ साथ लेकिन रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं, ये नहीं कि SIFC के ऊपर रख दें, और अगर ये सियासतदान समझदार हैं तो वो रिफॉर्म्स कर लेंगे SIFC को उसका साथ लेके, ना कि SIFC से इस वक्त कशीदगी शुरू करें, और ये कोई एक पोजीशन में नहीं है। देखें, अगर पार्टियां ये सोच रही थी कि SIFC के फैसले भी तो फिर काबीना से मंजूरी उसकी ज़रूरी होती है ना। जी, SIFC की तो देखें, अगर देखा जाए तो ECC और ECC के बाद काबीना जाती है, लेकिन दरमियान में कहीं ना कहीं वो SIFC में चले जाते हैं, जिस वजारत को जाना हो, जो वजारत को नहीं जाना वो नहीं जाते। लेकिन मेरे ख्याल से अगर उसकी थोड़ी सी जो कंट्रोवर्शियल फैसले हैं, जो मुश्किल फैसले हैं, IMF वाले फैसले हुए या कोई टैक्स वगैरह के या कोई, तो आप SIFC के अंदर लेके जाएँ आपको, और ख़ास तौर पर अगर आपने ये प्राइवेटाइज़ करना है और आप किसी भी रेट पे बेचेंगे। देखिए, पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपने PIA बेची है, आप 100 रुपये का बेचेंगे तो भी लोग चोर बोलेंगे, और 100 करोड़ रुपए का बेचेंगे तो भी लोग आपको चोर बोलेंगे, और ख़ास तौर पे अगर PTI अपोजिशन में खड़ी है तो मतलब आप कुछ भी हो जाए चोर बोलेंगे। लेकिन सलीम साहब, आपने जो ये सवाल किया है कि SIFC से जो फैसला होगा, बहरहाल कानूनी तौर पे तो काबीना से मंजूर होना है, लेकिन आपको लगता है कि SIFC एक फैसला करे और काबीना उसकी मंजूरी ना दे, आपको ये मुमकिन नजर आता है? क्यों नहीं हो सकता? अभी भी हुआ है, काबीना में जान हो, और अभी हुआ है वो बिल्कुल अभी हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, SIFC नहीं बल्कि काबीना के ऊपर फिर अदालत भी बैठी है। अभी आप देखें कि निगरान काबीना को अदालत ने मना किया PIA और एक और उसकी निजकारी से कि आप इसको नहीं कर सकते, ये आने वाली हुकूमत पे छोड़ दें। तो ये तो काबीना में बैठे हुए लोगों पे मुनहसर होगा कि उनमें कितनी जान है। लेकिन SIFC से ये है कि एक तो उससे ये पता चल जाता है, खुसूसन अब हमारे कुछ दोस्त ममालिक ज़्यादातर वो फ़ौज की तरफ देखते हैं कि भाई फ़ौज का क्या एक स्मूथ प्रोसेस, वन विंडो तो उसमें कर रहा है वो। एक तो ये कि फ़ौज की नुमाइंदगी होती है, बाकी फोर्सेस की नुमाइंदगी होती है। दूसरा, ब्यूरोक्रेट को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, जो NAB ने पिछले सालों में किया है और ब्यूरोक्रेसी को जितना डराया है, तो एक वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह उस फैसले के लिए जो सियासी हुकूमत होगी उसमें भी ज़रा ज़्यादा जान आ जाती है। तो मेरे ख्याल में उसका कोई नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा बहुत है। सही। सलीम साफ़ी साहब, सॉरी सोहेल बड़ाई साहब, सियासी मंजर बताएं ना, अब कैसे होगा? क्योंकि 2 दिन पहले तक तो शायद PTI वालों को लग रहा होगा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं हम हुकूमत बना लेंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो समझते थे हुकूमत बना लेंगे, इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे, फलां फलां हो जाएगा। ये तो नहीं हो रहा, उनकी हुकूमत नहीं आ रही। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इस वक्त जो एक सियासी माहौल में पोलराइजेशन है,
उस पर कोई कमी होगी, एक दफ़ा सिविलियन हुकूमत आ जाए, कुछ बदलाव लग रहा है आपको, या जो स्टेटस को है वही चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब भी माजी से ही हम देख सकते हैं ना, माजी में जब जुनेजो साहब आए, मार्शल लॉ था, आपने देखा कि उसके बाद पीपल्स पार्टी को वर्किंग का मौका मिला, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई। इसी तरह जनरल अयूब खान साहब ने जब पहले इलेक्शन करवाए उसके बाद भी सियासी आज़ादियाँ मिली। इसी तरह आप देखें कि 2002 का इलेक्शन हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उसके बाद फ़ज़ा खुली। इवन जो ज़ियाउल हक साहब की मजलिस शूरा थी उसके बनने से भी फ़र्क पड़ा। तो जब भी इलेक्शन हो जाते हैं, अब जाके इमरान खान साहब का ये जो ग्रुप है ये भी असम्बली में बैठेगा, ये शोर शराबा भी करेगा, डिमांड्स भी होंगी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बैठी होगी, वो कुछ डिमांड सुनेगी, कुछ रिजेक्ट करेगी, तो उससे एक सिलसिला आगे चल पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो सूरत हाल है इसमें एक नुमाया तब्दीली हम देखेंगे जब पार्लियामेंट और मीडिया के लिए भी ये ज़्यादा आसान होता है कि वो अकाउंटेबल ठहरा सके हुकूमतों को। जो मुंतखब हुकूमत होती है उससे आप अकाउंटेबिलिटी पे सवाल कर सकते हैं, अगर केयर टेकर हो उनका तो कोई स्टेक ही नहीं होता, ना वो इलेक्टेड होते हैं, तो ये भी एक बड़ी देखिए ये जमहूरियत जो है ना, ये इंसानों ने हज़ारों साल की सोच के बाद, तजर्बात के बाद आज का बेस्ट सिस्टम ये क्यों है कि मुल्क का असल असासा उसकी फ़ौज होती है, लेकिन उसको छुपा के रखा जाता है, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल सेटअप बनाया जाता है जो उस फौज को प्रोटेक्ट करता है बाकी दुनिया की नज़रों से। तो ये जो सिविलियन सेटअप है सारी दुनिया ने जहाँ जहाँ जमहूरियत है वो इसलिए रखा हुआ है कि भाई हमारी मुल्क के किसी असासे पे आपकी नज़र नहीं पड़े, हमसे बात करो, हमसे गुजर के आपने किसी और तरफ जाना है। तो फौज की भी ये ज़रूरत है कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन सिविलियन सेटअप की हो। साथ साथ सियासी जमातों की भी एक जिम्मेदारी है। देखिए अब जैसे तमाम चैनल्स क्या करते हैं कि वो व्यूअरशिप के लिए आपस में लड़ते हैं कि जी हमारी व्यूअरशिप ज़्यादा हो। लड़ने से मुराद है कि कंपटीशन है सबका कि हमारी व्यूअरशिप ज़्यादा हो। मगर एक प्लेटफॉर्म है PBA का, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का, जहाँ पर भी किसी हुकूमत की तरफ से, इदारे की तरफ से ये फैसला आने लगता है जिसमें हमें लगे कि जी जो आज़ादी इज़हार राय है उस पर कदगरें लग सकती हैं, तो ये सारे कंपेटिटर्स आपस में एक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं और फैसला करते हैं और उसको अपोज करते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ आप देख लें, सीमेंट इंडस्ट्री हो, दीगर इंडस्ट्री हो, बैंक्स हो, आपस में कम्पीट करते हैं ना मार्केट शेयर के लिए, मगर उसके बावजूद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि हमें खतरा है। सियासतदानों को भी, और इसमें इमरान खान साहब की भी जिम्मेदारी है, नवाज शरीफ साहब की भी, जरदारी साहब की भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी, मौलाना की भी, कि वो ये सोचें कि जो जमहूरी और सियासी स्पेस है वो जब आप कंसीड करते हैं तो उसमें नुकसान सबका होता है। बेशक वक्ती तौर पर किसी एक का नुकसान होता है मगर लॉन्ग टर्म में सबका नुकसान होता है। तो कम से कम जो आपकी सियासी और जमहूरी स्पेस है जिसमें इजहार राय भी शामिल है, जिसमें हक राय दही भी शामिल है, जिसमें आपकी दीगर राइट्स भी शामिल है, जिसमें आपकी गवर्नेंस की स्पेस शामिल है, उसको सब मिलकर प्रोटेक्ट करें। आज अगर आपको अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान लग रहा है, जिसमें हमें नज़र आया है कि जो पीका का एक्ट था वो नून लीग लेकर आई, उस वक्त हमने कहा कि जी ये आगे जाके सियासतदानों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, वो नहीं माने, इस्तेमाल हुआ। इमरान खान उसको मजीद सख्त करने जा रहे थे, जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक्शन लिया तो PTI ने उनके खिलाफ एक गलीज कैंपेन चलाई। फवाद चौधरी साहब कहते थे क्या हुआ अगर कोई 6 महीने के लिए गिरफ्तार हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से कोई व्हाट्सएप के मैसेज पर भी गिरफ्तार हो सकता था और बगैर किसी वारंट के किसी को 6 महीने गिरफ्तार करके रखा जा सकता था। मगर बाद में पता चला कि PTI खुद एक विक्टिम बन सकती थी अगर जस्टिस अतर बिन अल्लाह उसको स्ट्राइक डाउन ना करते, जो कि आरिफ अलवी साहब ने फौरी तौर पर कर दिया था ऑर्डिनेंस जारी। तो कम से कम मिलकर जमहूरियत को प्रोटेक्ट करें, ये आपकी अपनी स्पेस है, एक दूसरे से जरूर कंपटीशन करें मगर जो वैल्यूज हैं जमहूरी उनको प्रोटेक्ट करें। साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सलीम साफी साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं, वकार सत्ती साहब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हैं और उनके पास एक अहम खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। जी वकार सत्ती साहब, मजीद क्या अपडेट है इस हवाले से? शहजाद साहब, जैसा कि अभी हुकूमत साजी का अमल तकरीबन शुरू हो चुका है और तमाम जमातें जो हैं बड़ी, दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी नजरें आज़ाद अरकान के ऊपर है। तो कल से बाकायदा आज़ाद अरकान से राब्तों का सिलसिला शुरू होगा और हमारे ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी इस तमाम हालात के ऊपर मुशावरत के लिए कल शायद अपना वो CEC का इजलास भी कॉल करने जा रही है और वहाँ से मैंडेट लेके उसके बाद वो बात की जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ जो लोग हैं वो भी इस्लामाबाद का रुख अब वो कर रहे हैं और हुकूमत साजी के जो अगले आने वाले जो वो
राय है उसके ऊपर वो मुशावरत की जाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी ये इत्तलात है कि अब से कुछ देर बाद वो भी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं और पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद को अपना मेन मरकज बना के यहीं से राब्तों का आगाज कर रही है कल से। तो और इस हवाले से इत्तलात है कि जो आज़ाद जेन्युइन आज़ाद है उन्हीं को अप्रोच किया जाएगा या जो पीटीआई के आज़ाद है उनको भी अप्रोच किया जाएगा? देखिए, इसके बारे में तो तफरीक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली एक एक वोट यहाँ पर अहमियत का हामिल है और इसमें अगर कोई जो भी लड़के आया है और जीत के आया है उससे राब्ता वो करेगी। और पीपल्स पार्टी इसके अलावा जो दीगर जो छोटी जमातें हैं उनके ऊपर भी वो काम कर रही है, उनसे भी राब्ता करेगी। जैसे MQM भी है, JUI भी है, BNP मैंगल भी है। आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद 9 अप्रैल 2022 को हुआ था तो यहीं से आसिफ अली जरदारी साहब ने इन सब लोगों को ऑन बोर्ड किया था और नए जो अब जो हुकूमत बनने जा रही है उसके लिए भी यही फार्मूला हो। बहुत शुक्रिया वकास सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ थे। मुफस्सद साहब, आपने कुछ ऐड कर रहे हैं फिर कर ले, मैंने ब्रेक लेनी है। मगर साहब ने मैंने भी ट्वीट किया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है, मुलाकात हो गई, कोई फैसला नहीं हुआ। जरदारी साहब से मुलाकात जी, इतनी सी बात कर रहा था जो शाहजेब कह रहे थे कि जो बिजनेसेस और उसकी बात कर रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे। होता ये है कि सियासत में जीरो सम गेम होती है। बिजनेस में ये होता है कि मतलब जंग अखबार की भी रेटिंग चलती है, जियो की भी रेटिंग चलती है, डॉन की भी रेटिंग चल सकती है। वहाँ पे होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी हुकूमत में आती है और दूसरी वाली अपोजिशन में आती है, तो जीरो सम गेम होता है। अगर आज आप हुकूमत करने के लिए दूसरी जमातों को कुचल रहे हैं तो और इदारों के साथ मिलकर कुचल रहे हैं, तो कल को जब आप के ऊपर वो मुश्किल वक्त आएगा तो होगा। तो मैं कह रहा हूँ कुछ बेसिक वैल्यूज तो होती है ना कि आप हुकूमत कर लें, आज हम ओपोजिशन में, आपकी पास स्पेस है हुकूमत करने की, हमारे पास वैल्यूज बचाने के लिए हमारे पास स्पेस है ओपोजिशन को हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल जब हम हुकूमत में है तो आपके पास ओपोजिशन करने की स्पेस ना हो। वो बात जो कि आज इमरान खान के साथ हो रहा है ना, खुश होते थे गिरफ्तारी पर, आज गिरफ्तार हैं तो कौन खड़ा है उनके साथ? देखिए, आज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ये बात समझ चुकी है या JUI, बिकॉज एक दो मरतबा मार खा आज नहीं 2008 से 2017 तक हमें नजर आया था कि समझी हुई, क्योंकि खान साहब की पॉलिटिक्स की वजह से डिवाइड है ना, क्योंकि एक दो मरतबा मार खा चुकी हैं। खान साहब ने पहली मरतबा मार खाई है, ये भी समझ जाए। चले जी, एक ब्रेक लेंगे। सलीम साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बट मिफ्ताह इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो पे इलेक्शन ट्रांसमिशन। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें 265 जो टोटल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, उसमें 258 का नतीजा आ चुका है और इस वक्त जो हमारे पास नताइज हैं उसके मुताबिक इंडिपेंडेंट जो PTI के हैं वो 52 नशिस्तों पे कामयाब हुए हैं। PMLN 76 हो चुकी है। PMLN का नंबर 73 था, लेकिन 3 आज़ाद उम्मीदवार जिनको PMLN की बैकिंग हासिल थी वो अब PMLN में शामिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी 54, पाकिस्तान कौमी मूवमेंट 17 और आज़ाद अब रह गए हैं 6, JUIF 3 और इसके अलावा काफ लीग की 3 नशिस्तें हैं। सलीम साफी साहब, आप ऐड करना चाहते थे? वो मैं ये कह रहा था कि क्या इसके बाद पॉलिटिकल थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी या नहीं? जी, उस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। एक इस पहलू को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि देखें, हर इंसान अपने जज्बात, अपनी पसंद नापसंद का इजहार चाहता है और जब आप उस इजहार पे पाबंदी लगाते हैं तो उसके नतीजे में घुटन जन्म लेता है और वो घुटन फिर जमा होते होते बाज़ औक़ात फिर धमाकों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इनकलाब। ठीक। तो इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें लोग अपनी मोहब्बत और नफ़रत दोनों का इजहार कर लेते हैं। कल वो गुबार जो दिलों में जमा था वो लोगों ने वोट की सूरत में निकाल दिया। तो इस लिहाज से भी कम से कम मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अमूमन इलेक्शन के बाद ये होता है कि वो खामोशी सी आ जाती है, इस्तेहकाम सा आ जाता है और वो हीट कम हो जाती है और लोग ग्राउंड रियलिटी को तस्लीम करके नई हुकूमत की तरफ देखने लग जाते हैं। जी भट्टी साहब, आपको लगता है कि इलेक्शंस अब हो चुके हैं, टेम्परेचर नीचे आएगा, एक दफ़ा हुकूमत फॉर्म हो जाएगी और जो सियासी एक घुटन सी पोलराइजेशन थी उसमें कुछ आपको कमी नजर? भट्टी साहब का नहीं आएगा। भट्टी साहब ने कल भड़ास नहीं निकाली आपने इलेक्शन में? नहीं, अब आपने मौका ही नहीं दिया। दरमियान में देखिए, जल्दी से फिक्रा कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब लाइन पर आ गए। पता है, मुझे पहले ही पता था ये। अब हमने आपके साथ कोई साजिश नहीं की, खुर्रम साहब से बात करना लाजमी है। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी अपना टाइम खुर्रम साहब जल्दी कह देना। मैं वो खुर्रम साहब वेलकम टू द शो सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करते हैं, भट्टी साहब अपना जुमला मुकम्मल कर लें बस। नहीं, बात कर लें। या आप खुद दे रहे हैं, अपनी मर्जी से वक्त दे रहे हैं आप?
ना भी शिकवा नहीं करेंगे बात। होश हवास दे रहे हैं मौका। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल नताइज तो हमने देखे और जो आपका हल्का था उसमें आपको भी शिकस्त हुई है और ये सबके लिए यहाँ पे बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि आप पिछले कई इलेक्शन तवातुर से जीतते हुए आए अपने हल्के से। सबसे पहले वहीं बता दीजिए क्या फैक्टर्स थे जो आपके हक में नहीं साबित हुए? जी, मैं तो अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक पोलिंग बंद नहीं हुई और नतीजे आना नहीं शुरू हुए, हमें तमाम जो इशारे थे, मुशाहिदे थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत थे, लेकिन वो हमारे वोटरों ने हमें एक ज़रूर सरप्राइज दिया है जिसकी वजूहात अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या मामला हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है जो नज़र आई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के, ये कम से कम मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, मैंने कोई और हल्का नहीं देखा, यहाँ मुस्लिम लीग नून के वोटों में कमी हुई है और वो जो कमी है वो थोड़ी नहीं है, वो 45,000 वोटों की कमी है। तो उसी की वजूहात हम जानने की कोशिश करें क्योंकि पीटीआई का वोट मार्जिनली बढ़ा है पर इतना नहीं बढ़ा, लेकिन हमें जो है वो चैलेंज आया है। कोई कंप्लेसेंसी थी कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं है तो हम क्यों ज्यादा कैंपेन करें, वोटर कंप्लेसेंट हो गया था, ये वजह है या आपके ख्याल में जो 16 महीने की कारकर्दगी उस वजह से गुस्सा था आवाम में? नहीं जी, कैंपेन तो बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं की, बहुत ही भरपूर कैंपेन की है क्योंकि मैं जाती तौर पर हर इलेक्शन को मुश्किल तरीन समझता हूँ और उसी को समझ के कैंपेन करते हैं। और वैसे भी एक मौका होता है जाके अपने वोटरों से, हमारे बहनों भाइयों से गुफ्तगू करने का, उनकी बात सुनने का, तो ये बड़ा अहम मौका होता है। तो इसलिए हमने तो भरपूर कैंपेन की है और ये भी एक वजह थी कि हमारी भरपूर कैंपेन के जवाब में हमें गुजरांवाला की गलियों में या कस्बों में कहीं भी अपने मुखालिफ की कोई जो शवाहिद थे नजर नहीं आए थे, यानी कोई एविडेंस। इसलिए हमारे जो कारकुनान थे मुख्तलिफ इलाकों में वो बड़े मुतमईन थे, लेकिन बहरहाल एक देखिए खुर्रम साहब, मैं आपको सेंट्रल पंजाब, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे PMLN डोमिनेट करती है, तो 2018 के मुकाबले में देखें तो आपकी नशिस्तें काफ़ी कम हुई है, सिर्फ गुजरांवाला में नहीं हुआ है, ये बाकी जगहों पे भी हुआ है। 48 मैं आपको बता दूं नंबर्स के साथ, 2018 में PMLN ने सेंट्रल पंजाब से 48 सीटें जीती थी और PTI ने 26। अब PTI की बढ़ के 32 ना होने के बावजूद और आप लोगों की 48 से घट के 35 हो गई हैं, तो सेंट्रल पंजाब में उन्होंने अच्छा खासा डेंट मारा है इस वक्त। जी, वो में जो आई थिंक ज्यादा इशू है वो यही है कि जो नया वोटर है वो मोटिवेट होकर आया है और जो हमारे दूसरे वोटर्स थे वो, अब उसकी वजूहात पे अभी हमें क्या सराही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सामने नहीं आए वोट के। इसीलिए हमें इशू जो आई थिंक मुस्लिम लीग नून के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में, वो यही है कि हमने नए वोटरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, अपना इब्लाग उन तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि एविडेंटली ये तो काम हम नहीं कर सके अभी तक। लेकिन ये बड़ी ग्रेस की बात है कि आप खुद मान रहे हैं हमारा वोटर नहीं निकला है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से बड़ा ग्रेसफुली वो तस्लीम कर रहे हैं इस बात को। सोहेल साहब जी, खुर्रम दस्तगीर साहब, जनाब, पॉलिटिक्स में हार जीत तो होती रहती है और यही इसका हुस्न भी है। आप इतनी दफ़ा जीते हैं, बड़े बड़े ओहदे लिए, बड़े बड़े फैसले किए, तो फिर आपका मुस्तकबिल फिर भी रोशन है अगर आप इसी तरह काम करते रहे। तो आप जो वजूहात बता रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि इस दफ़ा जो ख़ासकर जो बयानिया था वो ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं थी उसके अंदर और कन्फ्यूजन था। आपके जो स्टांस बदलते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अपोजिशन के बारे में, सिविलियन सुप्रीमेसी के बारे में, तो क्या इसने भी कोई नुकसान पहुंचाया है आपके वोट बैंक को या मोटिवेशन को कम करने में? जी, आई थिंक प्रिंसिपल वजह तो यही नज़र आई है कि इस पर बहस फिर अगेन हो सकती है कि बयानिया कैसा था और कैसा होना चाहिए, लेकिन जो वोटर को फायर अप करने वाला जो मोटिवेशन थी वो एविडेंटली नहीं थी और उसी वजह से हमें इस सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा है। और एक जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि शहरों की गलियों में वाज़ेह ऑपोजिशन ना होने के बावजूद इस तरह का चैलेंज आए, तो ये कि उस वोटर को मोटिवेट करना और उसको सब लोगों को इस मामले में इंस्पायर करना, वो मामला बना है हमारे सामने।
और खुर्रम सिद्दीकी साहब, क्या आप समझते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है एक 2017 के बाद एक बयानिया वोट को इज्जत दो का नवाज शरीफ साहब ने बनाया और कंसिस्टेंटली बनाया, उसके बाद ज़ाहिर है वो इस दफ़ा चाहते थे कि 2013 से 2017 की कारकर्दगी का बयानिया बनाएं, हालांकि 16 माह की हुकूमत में महंगाई हुई, ये सारी की सारी चीज़ें सामने थीं, मगर आपका वोटर सपोर्टर एक ऐसा, उसकी बड़ी तादाद ऐसी है जो हक़ हुक्मरानी का मामला है, वोट को इज्जत दो का मामला है, उसको इतनी अहमियत देता है कि अगर क़यादत उसको ना भी बयान कर रही हो या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो तो वो इसको पसंद नहीं करता। क्या ये बात भी समझ में आई है कि हक़ हुक्मरानी का नारा गवर्नेंस के नारे के साथ साथ बहुत अहम है और आपका वोटर सपोर्टर उसको अहमियत देता है? वो अहम है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि एक वाज़े मुखालिफ जिसके खिलाफ आप मज़ाहमत करते हुए नजर आए, वो पंजाब का वोटर ये चाहता है, वो मज़ाहमत चाहता है, ये इससे कता नजर के वो किसके खिलाफ है। तो लिहाजा अगर आपको मैं याद करा सकूं कि मोहम्मद नवाज शरीफ का जो राइज था, वो उसका राइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मज़ाहमत में हुआ था। तो लिहाजा इस दफा चूंकि हमारे सामने उस तरह कोई क्लियर जो है मुखालिफ जमात मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा वो जो मज़ाहमती बयानिया है वो हमारे पास नहीं था। तो उसकी वजह से वोटर की जो मोटिवेशन है या उसे हमें इंस्पायर करना था, उसमें हमें चैलेंज का सामना करना। यानी कि खुर्रम साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते इलेक्शन से एक हफ्ते पहले इमरान खान साहब के पास के खिलाफ बैक टू बैक 3 फैसले आए, इसी तरीके से उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ, उनसे सिंबल लेना, आप कह रहे हैं उल्टा नुकसान हुआ। अगर मुकाबला होता, मुकाबले में इमरान खान साहब होते, साथ में नवाज शरीफ साहब होते, तो आपको इसका फायदा होता, आपका वोटर ज्यादा एनर्जाइज होता। देखिए, मैं इसीलिए बहुत एहतियात से जनरलाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जरूर करना चाह रहा हूँ कि जब 2018 में हमारे सामने एक मज़ाहमत थी इमरान खान की भी और उस वक्त की मुक्तदरा की भी, तो उस मज़ाहमत ने हमारे वोटर बेस को इतना मोटिवेट किया कि उस सख्त तरीन इलेक्शन में, जबकि हमारे खिलाफ बदतरीन रिगिंग भी हुई, हमें रोका भी गया, हमें हमारे वोटरों को वोट डालने से रोका गया, पोलिंग का प्रोसेस बंद किया गया, वो जाली वोट डलवाए गए, उसके बावजूद गुजरांवाला जो जिला था उसने मुकम्मल तौर पे PMLN का स्वीप किया। इसमें प्रॉब्लम ये है खुर्रम साहब कि आप कह रहे हैं मज़ाहमत से मकबूलियत बढ़ती है, लेकिन मकबूलियत बढ़ जाए, कबूलियत फिर नहीं बढ़ती। 2018 में तहरीक इंसाफ के पास मज़ाहमती बयानिया नहीं था, मकबूलियत उनके पास उतनी नहीं हो, लेकिन कबूलियत थी। आज वो कह रहे हैं मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है, फिर ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ये जो सियासी गिरा है, ये तो जियो का इलेक्शन एक्सपर्ट पैनल ही खोल सकता है। ये हम जो सियासी कारकुन है वो हम नहीं। मैं तो आपकी बात से खौफजदा हो गया हूं, कल से मज़ाहमत ही ना शुरू कर दें आप। नहीं, वो देखिए ना कहीं तो एज आई सेड पाकिस्तानी सियासत के पैटर्न्स हैं, उनसे हमें सबक भी सीखना चाहिए। लेकिन एक जो चीज है वो जरूर हमारे सामने आई है कि सोशल मीडिया में जिस किस्म का डिस्कोर्स है, शहजाद साहब, सच और झूठ का फर्क खत्म हो चुका है मुकम्मल तौर पे, और लिहाजा वो जो इबलाग है, अब अगर मीम्स पर और टिकटॉक मज़ाहिया टिकटॉक्स के ऊपर अगर सियासत के फैसले होने हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है संजीदा सियासी जमातों के लिए कि हमने इससे कैसे निपटना है। खुर्रम साहब, आप बड़े किताबों के शौकीन हैं, मुझे भी आपने तोहफ़तन कई दफ़ा किताबें भेजी हैं और बड़ा आप साहिब मुतालिया भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस जो डिफीट हुई है, इससे आपने क्या सबक सीखा है, क्या अपने अंदर क्या अमेंड करेंगे, आपकी पार्टी को क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये जो डिफीट हुई है ना जी, अगर आप इसको बिल्कुल सतही सतह पे देखें तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपना दफ्तर बंद करके, तमाम सियासी एक्टिविटी बंद करके, जियो की तरह एक ग्रीन रूम खोल लेना चाहिए जिसमें मैं दिन में 4 वीडियो रिलीज करूं और एक टिकटॉक रिलीज करूं। सबक तो ये मिला है कि जो हमारी ग्राउंड एक्टिविटी थी, जो कि बहुत इंटेंस थी, और हमने हमारे इलाके में गए हैं, हमने जाके लोगों की बात सुनी है, उनसे बात की है, लेकिन उस सारी इंटेंस ग्राउंड एक्टिविटी का वो आउटकम नहीं आया जिसकी हमें उम्मीद थी। तो लिहाजा यहाँ सतही तौर पर ये बात हो सकती है, लेकिन अगर कोई सबक है वो तो जमहूरियत का यही सबक है कि अगर जमहूरियत में कोई चैलेंज आता है तो फिर उसका जवाब मजीद जमहूरियत है। तो इसका तो जवाब यही है कि भाई अपने लोगों से मजीद बात करें। और ये जो एक और एक मुझे आप मुकम्मल करने दें, सोशल मीडिया की वजह से एक और तब्दीली आई है वोट इलेक्टोरेट में, वो ये है कि जो इंडिविजुअल वोटर है उसकी पहचान की ख्वाहिश
अब सामने आ गई है। अब वो सिर्फ ग्रुप्स में जो उनके हेड्स हैं या जिन्हें हम गांव में नंबरदार कहते थे वो नहीं है। अब हर शख्स इसके हाथ में एक स्मार्टफोन है, गरीब है, अमीर है, मजदूर है, उसकी ख्वाहिश है कि उसको जाती तौर पर जाना जाए, उससे जाती तौर पर कम्युनिकेट किया जाए। जो आप बात करें वो भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती। आपको शायद इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा और सबको ही करना पड़ता है कि देखिए जितने भी सर्वेज हुए उसमें एक बात मुश्तरका थी कि पाकिस्तान की आवाम का नंबर 1 प्रॉब्लम इस वक्त है महंगाई। अब जब आप लोग हुकूमत में आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तो आपने कहा महंगाई को खत्म करेंगे। उस वक्त महंगाई 12% थी। अब वजूहात जो भी हो सकता है आप गए वो पीटीआई की गलती थी, लेकिन फैक्ट ये है कि आपके 16 महीने में महंगाई 40%, 35%, 30% रही है। तो वो आवाम तो आप ही को ब्लेम करेंगे, वो फिर फैक्ट इस पर बहस कर सकते हैं कि क्या ये अगर आपकी थ्योरी में मान लूं क्या ये सजा का वोट था, क्योंकि जिनको वोट दिया गया उनका महंगाई कंट्रोल करने का रिकॉर्ड 0 है, बल्कि 0 से भी बदतर है। तो लिहाजा वो ये अगर ये आप जरूर कह सकते हैं और ये इस पर गुफ्तगू माशाल्लाह आपके बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं कि ये नेगेटिव वोटिंग हुई है, ये पनिशमेंट वोटिंग हुई है। इस पर जरूर आप बहस कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पे तो कोई चीज नहीं है। ठीक, हो सकता है इनकम्बेंसी का इसमें ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा उन्होंने कहा इस बात को कि मेरा वोट कम हुआ, 40 हुआ है, दूसरों का वोट ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमें इस पे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या हुआ है, क्या अकस किया आपने उनकी बात से। देखिए ये बात सही है, क्या इमरान खान साहब ने अपने दौर में बेहतरीन गवर्नेंस दी? नो। क्या उन्होंने महंगाई में कमी की? नो। क्या उन्होंने तरक्याती कामों का जाल बिछाया? नो। क्या उन्होंने मरकज़ की या खैबर पख्तूनख्वा की माशी हालत बेहतर बना दी? नो। क्या तालीम या सेहत के मैदान में उन्होंने कोई कामयाबी के झंडे गाड़े? नो। इन सब कुछ के बावजूद अगर इस बुनियाद पे लोगों ने वोट देना था तो फिर तो उनको बिल्कुल वोट नहीं मिलना चाहिए था। असल में यही हुआ है कि लोगों ने ज़्यादातर जो रिएक्शन था, ये जो वो कह रहे थे ना कि एक पनिशमेंट की वो दी है, वो कुछ लोगों को इनका इकट्ठे बैठना अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को इमरान खान के साथ सलूक अच्छा नहीं लगा। वो उस गहराई में नहीं जाते। लोग साइबर को क्या कितने लोग समझते हैं, बाकी चीज़ों को क्या समझते हैं। कुछ लोगों को बयानिया इनका तब्दील करना और बयानिया ना होना वो अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों को मुस्लिम लीग नून की क़यादत का बादशाहाना रवैया वो अच्छा नहीं लगा। मसलन देखिए पीपल्स पार्टी का वोट इंटैक्ट रहा है, ठीक है, तो क्या पीपल्स पार्टी ने ये जितने सब कुछ मैंने गिना दिए, क्या सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? माज़ के साथ वक्त कम रह जाएगा, भट्टी साहब को नहीं दिया, अगर फिर ट्रांसमिशन क्लोज कर दिए हम सब जी। मेरा ख्याल अब ये इस इलेक्शन नताइज ने एक बात तो साबित कर दी कि नवाज शरीफ साहब की चौथी बार लॉन्चिंग नाकाम हो गई और जिस करो फर से हीथ्रो एयरपोर्ट से बरतानवी हाई कमिश्नर साहब ने सी ऑफ किया, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर इस्लामाबाद, फिर मीनार पाकिस्तान, फिर अदालती रिलीफ, फिर ताहियात नाइली ख़त्म, फिर जिस भोंडे और मज़का खेज़ अंदाज में साफ सूफ करके तो वो इलेक्शन में आए। नवाज शरीफ साहब की वो लॉन्चिंग ख़त्म हो गई। दूसरा था विक्टिम कार्ड, इमरान खान का विक्टिम कार्ड चल गया। तीसरा था 16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस जो इनकी पीडीएम की, वो ले डूबी। फिर था बयानिया कोई नहीं था, फिर था खुद भी कोई दिलचस्पी नहीं ली, और फिर ये भी था कि क्या कहेंगे कि मैं वोट को इज्जत दो, खुद दफना चुका हूँ, जिस तरह मैं डील करके गया था उसी तरह डील करके वापस आया हूँ, मैं 4 हफ्ते के लिए गया था, मैं 4 साल रहा हूँ। फिर उसके बाद था कि दूसरी तरफ जिस तरह के उन्होंने एक मंशूर लेट हुआ, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन लेट की, फिर उसके बाद साड़ी गल हो गई है, फिर उसके बाद तो लोगों ने रद्द अमल दिया है। आज नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो लोग हमेशा बात करेंगे कि आपकी अपनी सीट मशकूक है। सही। और आज भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ विक्ट्री स्पीच तक तो लगता है कि कुछ नहीं सीखा। चले अब तुम कल मेरे ख्याल से तरन्नुम से पढ़े, ये जी तरन्नुम से पढ़े, तरन्नुम सब जग सोए हम जागे, आरोज से करें बातें चांदनी रातें, ये तरन्नुम से पढ़े, तरन्नुम से नहीं, इससे ज़्यादा तो फिर हम भी जरा सोने के लिए जाएं। अच्छा नहीं, मुझे तो वो है ना, वो क्या कहते कहंदे ने नैना
तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना माही वे चन वे तेनू ही ओ कहना कहंदे ने। हाँ आज आज वोटर और इमरान खान अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया माही वे चन वे। बगैर बगैर इशारे के भी कहा सकते। ऑन दैट नोट हम आज का प्रोग्राम आज की इस ट्रांसमिशन को क्लोज करेंगे। भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच, सलीम साहब बहुत शुक्रिया, शाहजेब साहब आपका भी, सोहेल साहब आपका भी, अमित इस्माइल साहब भी हमारे साथ थे। सेल का बहुत शुक्रिया। नहीं हम कहीं कल भी आएंगे, वी विल कम बैक टुमारो, वी विल कम बैक टुमारो। हाँ फिर भी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं पूरे इलेक्शन सेल का जिन्होंने बड़ी मेहनत की और हम भी यहाँ पे मौजूद थे। आप लोगों को हमने अपडेट किया सूरत हाल से। अभी तक हुकूमत बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है, प्रोसेस जारी है, बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक नताइज मुकम्मल होने का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ नताइज अभी भी बाकी हैं, 7 गालिबन ऐसी नशिस्तें हैं जिनका नतीजा आना बाकी है। तो कल मुख्तलिफ औकात पे जियो इलेक्शन सेल से आपको हम फिर ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।